ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलकाता मेट्रो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी और प्रधानमंत्री कोलकाता के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की तरफ से 3 मेट्रो रूट्स को लेकर ये सौगात दी गई है। हावड़ा स्टेशन पर सबवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री ने किस तरह से स्वीकार किया। ये सीधी तस्वीरें आप कोलकाता से देख रहे हैं। अलग अलग मेट्रो रूट्स जो हैं, 3 मेट्रो रूट्स की सौगात आप देखिए। बेलाघाटा में लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। सियालदह एस्प्लेनेड मेट्रो ट्रेन रूट जो है उसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। बेलाघाटा एच मुखोपाध्याय रूट को लेकर प्रधानमंत्री ने सौगात दी, हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अलग अलग हिस्सों से वर्चुअली भी प्रधानमंत्री के साथ लोग जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं पीएम मोदी। अगले साल बंगाल चुनाव और ऐसे में प्रधानमंत्री जो कुछ कहेंगे उसका संदेश दूरगामी होगा। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से 1200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई और इस मेट्रो रूट के उद्घाटन से सियालदह एस्प्लेनेड के बीच जो 40 मिनट का सफर था वो अब 11 से 12 मिनट में लोग तय कर सकेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी। हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर नए सबवे का प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया गया। कोना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी की तरफ से यहां किया जाना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद और तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री बिट्टू, सुकांतो मजूमदार और राज्यपाल के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कोलकाता के दौरे पर हैं इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीवी आनंद बोस भी मौजूद और दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह केरल के साथ तमिलनाडु के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए बूथ कमेटी मेंबर्स से सीधा संवाद कन्याकुमारी जोन के तिरुनेलवेली के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह। मंच पर आपको नयनार नागेंद्रन के साथ ही बीजेपी के बड़े नेता अनामलाई भी आपको दिख रहे हैं। स्थानीय तमाम नेताओं की मौजूदगी में गृहमंत्री अमित शाह यहां कुछ ही वक्त में संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें सीधे आप कोलकाता से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल की धरती पर बिहार को सौगात दी 12 से 13 हजार करोड़ की योजनाओं की और उसके बाद पीएम मोदी अब पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। 3 रूट्स पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने और इसके साथ ही एक सबवे का उद्घाटन। कोना एक्सप्रेसवे से जुड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से और अब पीएम मोदी यहां कुछ ही वक्त में आप सुन पाएंगे प्रधानमंत्री का संबोधन। तो 2 तस्वीरें आप देखिए कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता को बड़ी सौगात और कोलकाता मेट्रो रेल से पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह हैं और वहां पर उनका कार्यक्रम। और तमिलनाडु में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले गृह मंत्री का ये कार्यक्रम काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं और इधर कोलकाता में हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो रेल को रवाना कर रहे हैं। दोनों राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पश्चिम बंगाल भी और तमिलनाडु भी। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी अभी तक एंट्री नहीं कर पाई और यहाँ पर विकास कार्यों के माध्यम से अब एंट्री करने की कवायद। வீரம் மிக்கது, பண்பாடு மிக்கது, கலாச்சாரம் மிக்கது. முதலில் தமிழக மண்ணை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன்। हमारे नागालैंड के दिवंगत राज्यपाल, तमिलनाडु के ही धरतीपुत्र श्री ला गणेशन जी कुछ दिन पहले दिवंगत हो गए। मैं आज ला गणेशन जी ने पूरा जीवन जो भारतीय जनता पार्टी का काम किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु को प्रार्थना करता हूं। தமிழக மண்ணை சேர்ந்த ஒரு மாமனிதர் நாகாலாந்தின் ஆளுநராக तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तिरुनेलवेली दौरे पर, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से संबोधित कर रहे हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता जो उनको किस तरीके से आगे की रणनीति पे काम करना है उसके लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की। पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी अध्यक्ष
श्रीमान नड्डा जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे तमिलनाडु के ही नेता सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। நான் முதல்ல तो तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उसका भी जिक्र किया। ये एक बड़ा मुद्दा भी वहां पर बनेगा। और दूसरी तरफ कोलकाता की तस्वीर देखिए। कोलकाता में ये बताने आया हूं कि अब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद सभापति के रूप में तमिलनाडु का बेटा श्री सीपी राधाकृष्णन विराजमान होने वाले हैं। राज्यसभा सीपी राधाकृष्णन को लेकर वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु के बेटे सीपी राधाकृष्णन बहुत जल्द उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी पर विराजमान होने वाले हैं और ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है। पहले भी एनडीए ने ही एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाकर ये सम्मान दिया था। முதலில் நம்முடைய என்டிஏ கூட்டணியில்தான் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த विज्ञानी तो गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में वो कह रहे हैं कि हमने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति। तमिल भाषा और तमिल संस्कृति का गौरव करने का काम किया है। நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் எந்த காலகட்டத்திலையும் தமிழ் மண்ணையும் தமிழ் மக்களையும் தமிழ் மொழியையும் தமிழுடைய முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்தவராகத்தான் இருந்திருக்கிறார்। अभी अभी मोदी जी ने महाराज राजेंद्र चोल ने वर्षों पहले गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण शुभारंभ किया था। इसके उपलक्ष्य में भगवान बृहदेश्वर का अभिषेक कर गंगा का पानी लेकर जैसे राजा चोल आए थे, मोदी जी ने भी वहां श्रद्धांजलि देकर मंदिर का महिमा मंडन करने का काम किया। தமிழ் மண் மொழி மக்கள் பண்பாடு இதையெல்லாம் பாதுகாத்து வரும் நம் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் இப்பதான் சமீபத்தில் தஞ்சையில மிக பிரபலமான நம்முடைய சோழ மன்னர் ராஜேந்திர சோழன் அவர்களின் நினைவை கொண்டாடும் வகையிலே கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் அவருடைய திருவுருவச் சிலை நிறுவி அவருடைய நினைவை போற்றி மாபெரும் விழா எடுத்தார்। அது மட்டுமல்ல, பிரதமர் பிரகதீஸ்வரர் கோயில்ல எப்படி கங்கையை கொண்டு அங்கேந்து கங்கையை கொண்டாரோ, கங்கையின் புத்திரரான நமது மோடி அவர்களும் கங்கை நீரை கொண்டு வந்து இங்கு அபிஷேகம் செய்து வரலாற்றை இன்னொரு முறை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறார்। सौराष्ट्र तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम और पवित्र गंध तिरुकुल्लर को 13 भाषाओं में अनुवाद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற மிகப்பெரிய நிகழ்வு ஆண்டாண்டு நடைபெறுகிறது। இது மட்டுமல்ல, சௌராஷ்டிரத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் இருக்கும் உறவை போற்றும் வகையிலே சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமம் நடைபெற்றது। நம்முடைய மிகப்பெரிய தெய்வீக கவியான திருவள்ளுவரின் திருக்குறளை 13க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளிலே இப்போது மொழி மாற்றம் செய்து மோடி அவர்கள் தமிழுக்கு அணி சேர்த்திருக்கிறார்। मित्रों, अभी अभी थोड़े समय पहले पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की। मोदी जी ने वादा किया था कि आतंकवादी और उनके आकाओं को हम सबक सिखाएंगे, और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की परमिशन देकर पाकिस्तान के घर में घुसकर इनके आतंकी अड्डों को समाप्त करने का काम किया है। சமீபத்தில் அப்பாவி பொதுமக்களை எல்லாம் மதத்தின் பெயரால கொலை செய்த மிகப்பெரிய துக்ககரமான ஒரு நிகழ்வு பெஹல்காமில் நடைபெற்றது। அப்போது நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த தீவிரவாத தாக்குதலை வேரோடு அழிப்போம் என்று சபதம் பூண்டு பாகிஸ்தானில் இருந்து செயல்பட்ட ஒவ்வொரு தீவிரவாதியின் வீட்டில் புகுந்தும்
தாக்கி அவர்களை அழித்து ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் சாதனை படைத்திருக்கிறார். और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डों को और उनके आकाओं को समाप्त किया और ऑपरेशन महादेव ने ये तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर कर हमारे नागरिकों का बदला लेने का काम किया. ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் தீவிரவாதத்தின் முதுகெலும்பையே முறித்து காட்டினார் நமது மோடி அவர்கள். ஆபரேஷன் மகாதேவ் நடவடிக்கையின் மூலம் எந்த நபர்கள் அந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டார்களோ அவர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். भाइयों बहनों, तिरुवल्लुवर ने सदियों पहले तिरुकुल्लर में शेर की व्याख्या की थी, राजा की व्याख्या की थी. वही राजा होता है जिसके पास सेना, प्रेम करने वाली प्रजा, धन, मजबूत सहयोगी और शक्तिशाली किले होते हैं. नरेंद्र मोदी जी आज तिरुवल्लुवर की वो राजा की व्याख्या को जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं. மோடி அவர்கள் நம்ம தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் அவர்கள் நல்லாட்சி என்பது எது என்பதை விளக்கும் வகையில் ஒரு அருமையான திருக்குறளை கூறியிருக்கிறார். ஒரு நல்ல மன்னன் என்பவன் அருமையான குடிமக்கள், வலிமையான சேனை, அருமையான ஒரு விளை நிலம், அருமையான மக்கள், இந்த நான்கையும் கொண்டு விளங்க வேண்டும் என்ற அந்த குறளின் ஒவ்வொரு பொருளையும் உணர்ந்தவராக அந்த குறளின் வழி நின்று தன் ஆட்சியை அவர் சிறப்பாக நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். भाइयों बहनों, अभी लोकसभा में मोदी जी ने 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा. पूरा विपक्ष विरोध करने लगा. क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बिल? कोई भी सीएम या प्रधानमंत्री अगर जेल जाता है तो उसके अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा. இப்ப நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வு நடைபெற்றது. சட்ட முன்வடிவு 1330 எடுத்து வைக்கப்பட்டது. அதை எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் மிக வன்மையாக கடுமையாக எதிர்த்தன. அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது? எந்த சிஎம்ஓ, பிஎம்ஓ, முதலமைச்சரோ, பிரதம மந்திரியோ யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் சிறைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் அவர்கள் பதவியில் தொடரக்கூடாது. विपक्ष वाले पूछते हैं क्या जरूरत है ये बिल की? मैं आज कहने आया हूं, डीएमके के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी जी और सेंथिल बालाजी 8-8 महीने तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया. मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் குதிக்கிறாங்க, துள்ளி குதிக்கிறாங்க, இப்படி ஒரு சட்டம் வரக்கூடாதுன்னு. நான் நேரடியாக கேட்கிறேன், தமிழகத்தின் அமைச்சர்களாக இருக்கிற பொன்முடியாக இருக்கட்டும், செந்தில் பாலாஜியாக இருக்கட்டும், ஒருவர் 8 மாதத்துக்கு மேலேயும் இன்னொரு மிக பல மாதங்களும் சிறையில் இருந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் சிறையில் இருப்பவர்கள் ஆட்சியாளர்களாக இருக்க முடியுமா? जरा जोर से बोलिए, जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए क्या? ஜெயில இருந்துகிட்டே ஆட்சி நடத்தணுமா? ये डीएमके वाले 130वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ब्लैक बिल कहते हैं. अरे स्टालिन बाबू, ये बिल को ब्लैक बिल कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो ब्लैक डीड करने वाले मुख्यमंत्री हो, काले काम करने वाले मुख्यमंत्री हो. நான் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன், 130வது சட்ட முன்வடிவை கடுமையாக எதிர்க்கிறீர்கள். அது எந்த அளவுக்கு சொல்ல போறாருன்னா கருப்பு சட்டம்னு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றார். நான் சொல்றேன், ஐயா, கருப்பு சட்டம் சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. ஏன்னா நீங்க இருட்டு நடவடிக்கையில, கருப்பு நடவடிக்கையில ஈடுபடுபவர், உங்களுக்கு அதை சொல்ல எந்த உரிமையும் இல்லை. भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में तमिलनाडु में बीजेपी, एआईडीएमके और एनडीए के साथियों की सरकार बनने जा रही है.
அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, வருங்காலத்துல நம்ம பிஜேபி, ஏஐடிஎம்கே இவர்கள் கூட்டணியில் இருக்க என்டிஏயின் ஆட்சிதான் அமைய இருக்கிறது. ये डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे करप्ट सरकार है. இந்திய நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய ஊழல் ஆட்சி என்றால் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற திமுக ஆட்சிதான். इन्होंने ढेर सारे घोटाले किए हैं. இவங்க ஏராளமான ஊழல்களை இன்னும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். टेस्टमैक्स स्कैम, सैंड माइनिंग स्कैम, बीजीआर स्कैम, ईएलटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का स्कैम, नोबल स्टील का स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम, रेड सेंट स्मगलिंग स्कैम और मनरेगा में गरीब तमिल भाइयों बहनों का पैसा भी ये डीएमके एंड कंपनी खा गई.